हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में हमने लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 12th तक के सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो हमारा विभा क्लासेस पार्ट 1 है, जिसमें हमने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स इस सभी सब्जेक्ट्स पर अपनी जो है वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो चलिए लॉ ऑफ एविडेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। मतलब कोई फैक्ट है जो अभी रेलिवेंट नहीं था बट उसकी रेलिवेंसी बन गई। या इस क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब फैक्ट की रेलिवेंसी के बारे में बात कीजिए। यानी अगर मैं आपके साथ दो शब्दों के बारे में बात करूं, एक शब्द है हमारे पास फैक्ट, एक शब्द हम ले लेते हैं फैक्ट, और दूसरा शब्द है हमारे पास फैक्ट इन इशू। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फैक्ट हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, रेलिवेंट फैक्ट है। लेकिन फैक्ट इन इशू क्या होता है? जो बेसिकली डिस्प्यूट का कारण बनता है। जिसे एक पार्टी जो है वो कह रही है कि ये हुआ है, अफर्म कर रही है, ऐसा कहती है कि वो हुआ है, और दूसरी पार्टी जो है वो डिनाई करती है। तो जो इन दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट का फैक्ट बन गया, जो रीजंस जो आर्ग्यूमेंट का, ये कहती है ये हुआ है, ये कहती है पार्टी ये नहीं हुआ है। तो ये जो अफर्म और डिनायल जिन फैक्ट्स पर होता है उन्हें हम बोलते हैं फैक्टिंग इशू। तो कोई भी फैक्ट जो इररेलीवेंट था, कब वो फैक्टिंग इशू के लिए रेलिवेंट बन गया? उसी पर हमारा ये सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज देखने में इररेलीवेंट लगती है लेकिन उसकी रेलिवेंसी आ जाती है एविडेंस के तौर पर। तो वो ही क्वेश्चन हमारे पास है। तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इस बात से डील करता है, जो हमें बताता है कि कब आपकी जो इररेलीवेंट या फिर कम रेलिवेंट जो फैक्ट्स है वो रेलिवेंट बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल, अब देखिए जो भी केस चलता है या ट्रायल चलता है उसका पर्पस क्या होता है? एक पार्टी है ए, वो कहती है कि बी ने मर्डर किया, या बी ने उसके पैसे लिए, या बी ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। तो ये ए का क्लेम है, ठीक है, ये अफर्म करती है। बी ऑब्वियसली उसे क्या करेगा? डिनाई करेगा। तो उनके बीच में ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, सूट चलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ट्रायल का? इज टू प्रूव और डिसप्रूव बाय एविडेंस अ पर्टिकुलर क्लेम और चार्ज। अब ए ने क्लेम करा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है जिसपे बी बैठा है, और बी एविडेंस लाएगा कि मैं इसकी प्रॉपर्टी मेरी बैठा है, ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, ये झूठ बोल रहा है। तो बेसिकली इस ट्रायल का पर्पस क्या है कि दोनों पार्टीज अपने एविडेंस लाएं। ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस लाएगा और ये इसकी बात को डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस लाएगा। तो इसी चीज पर हमारे पास यहाँ पर ये सेक्शन 11 है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंडर दिस सेक्शन एनी फैक्ट विच आइदर प्रूव और डिसप्रूव एनी क्लेम और चार्ज इन एनी केस इज मेड रेलिवेंट। तो कोई भी ऐसा फैक्ट, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी पार्टी कोई ऐसा फैक्ट लेकर आती है, जैसे ए कोई फैक्ट ऐसा लेकर आती है जिससे प्रूव हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट लेकर आती है, कोई चीज लेकर आती है जिससे प्रूव हो रहा है कि बी जिस प्रॉपर्टी बैठा है वो ए की है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। और अगर बी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आता है, कोई भी ऐसे फैक्ट को लेकर आता है, प्रूव करता है जिससे ये प्रूव होता है कि बी ही उसका असली ऑर्डर है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें एविडेंस के बारे में बात करी गई है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो दो पार्टीज के जो क्लेम्स हैं या चार्ज हैं उन्हें प्रूव या डिसप्रूव करता है, वो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर 5 क्लासेस बताई गई हैं, केसेस जो बताए गए हैं आपको वो देखते हैं हम लोग। तो पहला है आपके पास प्ली ऑफ अलीबी। 5 classes of cases under this clause। तो पहला है प्ली ऑफ अलीबी, जिस सेक्शन 103 में करा गया। इसमें क्या है, मान लीजिए कि ए पर ये क्लेम लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है, या ए पर कोई भी चार्ज लगाया जाता है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर प्ली ऑफ अलीबी जो है एक्यूज्ड के द्वारा दायर की जाती है, और एक्यूज्ड ये प्रूव करेगा कि मैं उस जगह पर यानी क्राइम के टाइम पर कहीं और था, या मैं इतना दूर था कि मैं उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। इसी चीज को बोलते हैं प्ली ऑफ अलीबी। द प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ चार्ज विद इन ऑफेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो जहां पर भी कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ, अगर एक्यूज्ड प्ली ऑफ अलीबी लगाता है तो उसको ये एविडेंस लाने पड़ेंगे कि मैं उस प्लेस पर जहां पर ये क्राइम हुआ, जहां पर इस क्राइम की अक्रेंस हुई, मैं उस जगह पर या तो उपस्थित था ही नहीं, या मैं इतना दूर था कि मैं वहां पर आ ही नहीं सकता था। तो अगर वो कोई भी ऐसे फैक्ट ला सकता है जिससे ये प्रूव हो जाए कि जिस पर ये एक्यूजिशन लगा है वो वहां पर उपस्थित था ही नहीं, वहां पे प्रेजेंट था ही नहीं, उसे बोलते हैं प्ली ऑफ अलीबी। और वो फैक्ट जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगे, राइट। तो plea of absence charged with an offense from the place of occurrence at the time of commission of offense called plea of alibi। In order to establish the plea of alibi, the accused must list evidence। तो accused को ये evidence लाने पड़ेंगे, show करना पड़ेगा कि he was the far off the moment of crime that he cannot have committed the crime। कि वो उस जगह से इतना दूर था कि वो उस crime को कर ही नहीं सकता था।
तो ऐसे में आपके पास ये प्ली ऑफ अलीबी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब देखिए हमें क्लियर हो गया कि जो एक्यूज़्ड है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस जगह पर नहीं था, उसके लिए वो एविडेंस लेकर आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि मैं उस जगह पर प्रेज़ेंट नहीं था, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उस फैक्ट से वो नहीं प्रूव कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने मर्डर करा है। तो इतनी सी बात से उसको क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाँ, अगर वो ये प्रूव कर सकता है तो यहाँ पर उसके लिए अच्छा होगा कि उसके ऊपर जो क्लेम लगाया गया, उस क्लेम से वो बच सकता है। तो पहला हमने पढ़ा प्ली ऑफ अलीबी, जिसके अंदर वो ये प्रूव कर दे कि मैं उस जगह से दूर था, तो वो बच सकता है जो उस पर एक्यूज़िशन लगाया गया है। दूसरा एक केस हम डिस्कस कर सकते हैं, नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ द इश्यू। यानी अगर किसी भी बच्चे पैदा होने पर पिता जो है ये प्रूव करना चाहता है या पति जो है ये प्रूव करना चाहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि मैं उस समय उपस्थित नहीं था, तो ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं उस समय उपस्थित नहीं था। एक एग्जांपल के तौर पर एक बच्चे का जन्म होता है, ए एक्यूज़िशन लगाती है, ए वाइफ है कि बी इस बच्चे का पिता है। तो ए जो है वो एविडेंस लेकर आता है कि इस बच्चे का जन्म दिसंबर 2018 में हुआ है और अक्टूबर 2018 तक तो मैं इंडिया में आया ही नहीं हूँ। यानी 4-5 साल से अक्टूबर 2018 तक, यानी अक्टूबर 2018 तक मैं यहाँ था ही नहीं, तो ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में वो ये प्रूव कर देगा कि ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। तो व्हाइल हस्बैंड इन डिसप्रूविंग लेजिटिमेसी इट वुड रेलेवेंट टू प्रूव दैट, तो ये उसके लिए जरूरी है और ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा कि अगर वो ये प्रूव कर सके कि उसकी कोई एक्सेस नहीं थी वाइफ पर एट द प्रोबेबल टाइम ऑफ बिगेटिंग, तो बच्चे के जन्म के समय जो भी लगता है उस समय के आसपास तक, वो दूर तक वो वहां पर अवेलेबल नहीं था, तो वो इलेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द एलिज डिसीज। अब एक एग्जांपल के तौर पर ए पर ये एक्यूजिशन लगाया जाता है कि उसने बी का मर्डर किया है। 6 मार्च को बी का मर्डर हो जाता है, बी मर जाता है। अब ए अगर ये फैक्ट ला सकता है कि मैं जुलाई तक जो बी था वो जिंदा था और उस पर ये एक्यूजिशन लगाया गया कि 6 मार्च को जो है उसने बी को मार दिया है। तो अगर वो ऐसे एविडेंस ला सकता है, प्रूव कर सकता है कि जुलाई तक जो है, जुलाई 1998 तक जो बी अलाइव था, तो यहाँ पर ये फैक्ट हो जाएगा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा ए की जो है कहीं न कहीं एक्विजिशन जो उसके ऊपर लगाया गया है उसमें उसको डिस्प्रूव करने के लिए। उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो कमिशन ऑफ क्राइम बाय अ थर्ड पर्सन। अब मान लीजिए ए पर चार्ज लगाया गया कि उसने बी का मर्डर करा है, लेकिन ए ऐसे एविडेंस लेकर आता है कि मैंने मर्डर नहीं करा, सी ने मर्डर करा है। तो यहाँ पर ये भी जो है रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे ट्रीट करा जाएगा। तो सबसे पहला हमने पढ़ा प्ली ऑफ अलीबी, जिसमें ये प्रूव करता है इंसान कि मैं वहां था ही नहीं या क्राइम वाले प्लेस से बहुत दूर था। सेकंड में हस्बैंड जो है प्रूव करता है कि जो लेजिटिमेसी या बिगेटिंग का यानी जन्म देने का, बच्चे को जन्म देने का जो एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम तक, प्रोबेबल टाइम तक मैं मेरी वाइफ के साथ कोई एक्सेस थी ही नहीं। तो यहाँ पर भी वो उसके लिए रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। थर्ड में ये है कि अगर किसी पर ये एक्यूजेशन लगाया जाता है कि उसने किसी का मर्डर किया है और जिस डेट पर मर्डर बोला जाता है उससे बाद भी वो जिंदा है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास रेलिवेंट फैक्ट हो गया। या फिर फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए के ऊपर मर्डर का जो है केस लगाया जाता है, लेकिन ए प्रूव करता है कि ए एविडेंस लाता है कि सी के द्वारा करा गया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और लास्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म। अब मान लीजिए ए के ऊपर चार्ज लगाया गया कि उसने बी का मर्डर करा, लेकिन ए अगर एविडेंस लाता है सेक्शन 11 के अंदर, ये प्रूव करता है कि बी ने सुसाइड कमिट किया है, बी खुद को हार्म करना चाहता था, वो खुद को अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो यहाँ पर भी जो ये फैक्ट होगा, ये फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो। देखिए हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर ज़रूर करिए, अपना कीमती फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।